गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। हम लोग अपना यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट कर चुके थे और यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट करने के बाद हम लोग पढ़ चुके थे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मींस हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात कर ली थी, हम लोगों ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात कर ली थी और हम लोगों ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने दो मॉडल भी पढ़े थे एटम के। पहला हमने पढ़ा था थॉमसन या वाटरमेलन पुडिंग मॉडल और दूसरा हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड जिसमें स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था और उसके स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बेस्ड ऊपर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी। क्लियर है? तो आप लोगों ने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी उन चीजों में आप लोगों ने एक चीज कॉमन देखी कि हम लोग रेडिएशंस का बार बार जिक्र कर रहे थे। चाहे कहीं पर हम अल्फा रेडिएशंस की बात कर रहे थे, कहीं पर कैथोड रेडिएशंस की बात कर रहे थे, कहीं पर एनोड की बात कर रहे थे। तो आप लोगों के सामने रेडिएशंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। तो आखिर क्या है ये रेडिएशंस, इनको समझते हैं जरा। देखिए, रेडिएशंस की हम बात करेंगे। अगर आप लोग क्या करते हो, आपके घर के अंदर एक बल्ब है, वो बल्ब जल रहा है, तो आप लोग उसके नियर बाई हाथ लगा के देखते हो तो आप लोगों को कुछ हीट मिलती है। क्लियर? आप लोगों को क्या मिलती है? हीट मिलती है। समझ में आई आप लोगों को? या आपने कोई इलेक्ट्रिकल रोड ले लिया और इलेक्ट्रिकल रोड को भी क्या करते हो आप, नियर बाय ले जाके देखते हो तो आपको वहां पर क्या महसूस होती है? हीट। तो मींस वहां से कुछ रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं और वो रेडिएशंस हम लोगों को क्या प्रोवाइड कर रही हैं? हीट प्रोवाइड कर रही है। और जो रेडिएशन वहां से बाहर निकल रही है उनको हम लोग रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। कौन सी एनर्जी बोलते हैं? रेडिएंट एनर्जी। मतलब वहां पर हीट हमारी किसकी फॉर्म में बाहर आ रही है? रेडिएशंस की फॉर्म में बाहर आ रही है। क्लियर आप लोगों को? जरा और देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से लाइट जो है, लाइट को है ना एक वेव की तरह कंसिडर किया जाता था। किसकी तरह? एक वेव की तरह कंसिडर किया जाता था। क्यों? क्योंकि लाइट वो सभी प्रॉपर्टीज शो करती है जो एक वेव शो करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आप लोगों से बात करूं, लाइट भी वेव की तरह डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस फिनोमिना को शो करती है। क्लियर आप लोगों को? तो इस वजह से लाइट को भी एक वेव की तरह कंसिडर किया गया था। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो लाइट को एक ट्रांसफर वेव की तरह कंसिडर किया गया है। ट्रांसफर वेव क्या होती है? जहां पर पार्टिकल्स का ओसिलेशन और वेव का प्रोपोगेशन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अगर पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में ओसिलेट कर रहे हैं तो वेव इस डायरेक्शन में ओसिलेट करेगी, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर आप लोगों को? दोबारा से देखिए, आगे एक एग्जांपल और लेते हैं। आप लोगों ने क्या किया? तालाब के अंदर एक पत्थर फेंका, एक स्टोन फेंका, तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व? आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हो? आप लोग ऑब्जर्व करते हो कि कुछ कॉन्सेंट्रिकल सर्कल्स बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। भाई, तालाब के अंदर पत्थर फेंका तो आप लोग क्या देखते हो कि कुछ कॉन्सेंट्रिकल सर्कल्स बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं और पानी क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ उछल रहा है। समझ में आ गई? वेव कैसी होगी? पानी ऊपर की तरफ उछला, फिर आगे की तरफ चला, ऊपर की तरफ उछला, फिर आगे की तरफ, ऊपर की तरफ उछला, फिर आगे की तरफ। ऐसे ही होता है। इट मींस वहां पर भी पार्टिकल्स का जो ओसिलेशन है वो और वेव का जो प्रोपोगेशन है दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। सिमिलरली लाइट का भी ऐसा ही हुआ था और इस वजह से उनको ट्रांसफर वेव भी कहा गया था। लेकिन फर्दर लाइट की कुछ और स्टडी की गई कि वास्तव में ही लाइट एक वेव की फॉर्म में रहती या नहीं रहती। तो कुछ प्रॉपर्टी लाइट ने शो नहीं की जिसकी वजह से हम लोग कह सकते थे कि ये हमारे पास ट्रांसफर वेव कंप्लीटली नहीं थी। उसके बाद थोड़ा सा और बात आई तो कहा कि भाई ट्रांसफर वेव नहीं है तो ये कौन सी है? तो उन्होंने कंसीडर किया कि जो लाइट है ना वो क्या होगी? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तरह बिहेव करेगी। जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होंगी? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ गया आप लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ओसिलेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की, मान लो एक ये मेरे पास है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, समझ में आ गया आप लोगों को बात? ये टू डायमेंशन में बता नहीं सकता इसके अंदर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपोगेशन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। कौन सी डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। समझ में आई आप लोगों को? जरा से मैं फिर से बताना चाह रहा हूं। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेव इधर मूव कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, रेडिएशन इधर मूव करेंगी।
मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वो रेडिएशंस या वो वेव्स जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स की जो प्रोपोगेशन है वो क्या होती है, या ऑसिलेशन वो क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर आप लोगों को? और जब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मूव करती हैं इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ऑसिलेट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो उस समय एक वेव रिलीज होती है और उस वेव की जो प्रोपोगेशन है वो इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में है, तो जो वेव होगी, वेव प्रोड्यूस होगी, उस वेव का प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। क्लियर है आप लोगों को? तो इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई भी वेव्स है, उन वेव्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। कौन सी वेव्स बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मेरी बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जहां पर ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? एंड प्रोपोगेशन ऑफ द वेव वो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आई आप लोगों को बात? तो ऐसी वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ज्यादा डिटेल्स हम लोग फिजिक्स के अंदर देखते हैं इनकी, तो समझ में आई आप लोगों को? तो अब अगर हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन समझ में आ गई कि आखिर होती क्या है, तो इनकी मैं बात कर लेता हूं। इन वेव्स को मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये वैक्यूम के अंदर भी क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती है। समझ में आई आप लोगों को बात? दूसरी अगर मैं बात करूं तो इन वेव्स की जो स्पीड है वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही है, और स्पीड ऑफ लाइट हमारा कितना है बताइए भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है आप लोगों को? तो इनकी स्पीड भी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है। दूसरा, इनको मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर है आप लोगों को यहां तक की बात? ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। अब वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जरा देखिए क्या होते हैं वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर कोई भी वेव आप लोग देख रहे हो तो वहां पर क्या होगा, वेव मूव करती है। जब क्या होगा, अगर वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रही है तो कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, और इनके बीच में जो क्या होगा, वेव का जो प्रोपोगेशन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो मान के चलता हूं मेरे पास एक ये वेव है, इस प्रकार से एक वेव मूव कर रही है। जो ओरिजिन से जो ऊपर की तरफ वाला हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्रस्ट। और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं इसको? ट्रफ। मेरी बात समझ में आ गई? ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। नीचे वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। क्लियर? तो अगर मैं किसी वेव को कंप्लीटली जानना चाहता हूं तो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे किस प्रकार से मिलनी चाहिए, मुझे उसके वेवलेंथ के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है? मुझे उस वेव के एम्पलीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए। और लास्ट अगर मैं बात करूं तो मुझे उसके वेव नंबर के बारे में पता होना चाहिए। ये चार चीजें मुझे पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं किसी भी वेव के बारे में। ठीक है? वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है और वेव नंबर क्या होता है। जरा देखिए, अगर मैं बात करूं वेवलेंथ, तो मेरे पास ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? क्रस्ट है। ये भी क्या है बेटा बताइए? क्रस्ट है। तो दो कॉन्जुगेटिव क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो मेरी क्या कहलाएगी? वेव लेंथ। क्या कहलाएगी? वेव लेंथ। क्लियर आप लोगों को? और वेवलेंथ को मैं डिनोट करता हूं किससे? लैम्बडा से। क्लियर आप लोगों को? वेवलेंथ को किससे डिनोट करता हूं? लैम्बडा से डिनोट करता हूं। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? सो वेवलेंथ को मैं किससे डिनोट करता हूं? लैम्बडा से डिनोट करता हूं। और डिस्टेंस के अंदर मेजर कर रहे हैं तो इसकी जो यूनिट भी होंगी वो डिस्टेंस की यूनिट होंगी। तो हम लोग अगर इसको नैनोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, हम लोग पिकोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं और एंगस्ट्रॉम में भी। अगर मैं एंगस्ट्रॉम में करूं तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है।
पिकोमीटर 10⁻⁻12 और नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होगी। क्लियर? आप लोगों को तो थोड़ा ध्यान रखना, नैनोमीटर कितना होता है, पिकोमीटर कितना होता है, एंगस्ट्रॉम कितना होता है। तो आप लोगों को समझ में आया कि मेरे पास वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ क्या होती है? टू कॉन्जुगेटिव क्रस्ट के बीच की, क्रस्ट के बीच की जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेव बोलेंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्जुगेटिव क्रस्ट की, दो कॉन्जुगेटिव ट्रफ के बीच की भी जितनी दूरी होगी उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव क्रस्ट एंड टू ट्रफ। समझ में आ गया आप लोगों को? वो क्या कहलाएगी? वेवलेंथ कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है, दैट इज एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो द हाइट, ये जो हाइट है यहां से, दिस इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ द ट्रफ। हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। क्लियर है कि कितना? अभी मैं आप लोगों से पूछूं, मेरे पास एक वेव ये है और दूसरी वेव ये है, बताओ किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है? डेफिनेटली इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ इसके अंदर ज्यादा है। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट है बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है जरा देखिए। मान लो मैंने हाइपोथेटिकली एक पॉइंट कंसीडर किया, ये पॉइंट कंसीडर किया। क्लियर आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई? अब अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर किया और इस पे फोकस करता हूं, यहां पे देखता हूं तो वेव क्या कर रही है? यहां से मूव कर रही है। तो एक सेकंड के अंदर यहां से कितनी वेव्स पास होती हैं? एक वेव क्या होगी? एक क्रस्ट और एक ट्रफ, दिस इज नोन एज वन वेव। इसको कितनी वेव बोलते हैं? एक वेव बोलते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर, तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ, दिस इज नोन एज वन वेव। तो इस पॉइंट से एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास होंगी, वो हमारी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। समझ में आ गया? द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू 1 सेकंड एट ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से कितनी वेव्स पास होती हैं एक सेकंड के अंदर, वो हमारी क्या कहलाएंगी? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। और इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट आपको पता है यहां पर इसकी हो जाएगी हर्ट्ज। और हर्ट्ज को हम लोग सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? हर्ट्ज को हम क्या लिख सकते हैं? सेकंड इनवर्स। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू इन 1 सेकंड इज नोन एज द, या थ्रू ए वन पॉइंट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। क्लियर आप लोगों को? नेक्स्ट है वेव नंबर। क्या है? वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या है? मान लो मैंने है ना इस ओरिजिन से या कहीं से भी 1 सेंटीमीटर का एरिया या 1 सेंटीमीटर की मैंने लेंथ, नॉट एरिया, 1 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर कर ली। क्लियर है? अब 1 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर करने के बाद इतनी दूरी के अंदर कितनी वेव्स हैं? द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ के बीच में कितनी वेव्स हैं? दैट इज नोन एज द वेव नंबर। और इसको हम लोग किससे बात करेंगे? न्यू बार से। क्लियर आप लोगों को? न्यू बार से इसको डिनोट करेंगे। एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। क्लियर आप लोगों को? ये वेवलेंथ का क्या होता है? उल्टा होता है। द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द वेव नंबर। क्लियर है आप लोगों को? तो अभी ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो अगर मैं इनके एक रिलेशनशिप की बात करूं तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। और वो क्या रिलेशनशिप है जरा देखिए। तो वो होता है न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। फ्रीक्वेंसी, सॉरी उल्टा हो गया, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। क्लियर आप लोगों को? जितना ज्यादा किसी का वेवलेंथ होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। इस बात को समझिए। जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। इस बात को जरा देखिए, मैं कैसे बताता हूं। मान लो मेरे पास एक वेव ये है कुछ इस प्रकार से, जिसकी यहां पर वेवलेंथ हमारे पास क्या होगी? ये वेवलेंथ होगी। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट से तो कितनी वेव्स पास हुई? आधी वेव पास हुई अभी तक तो। अरे मानते इस बात को? लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरे पास इस प्रकार से मूव कर रही है और इसी पॉइंट में बात करता हूं इस पॉइंट पे, तो अब मुझे बताओ यहां से कितनी वेव्स पास हो रही हैं? वेव्स बढ़ रही हैं। क्लियर है? तो अगर वेवलेंथ बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी घट गई, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तो इसका मतलब वेवलेंथ घट गई। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलिए, अभी यहां पर कंजुगेटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी घट गई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई।
समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट रखेंगे, दैट इज c। हियर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। आप लोगों को पता है c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर है आप लोगों को? सो इस रिलेशन को आप लोगों को ध्यान रखना है, न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्बडा। क्लियर है आप लोगों को? सो ये आपकी हेल्प करेगा आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताने के लिए और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो नेक्स्ट पोर्शन है हम लोगों के पास, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों के पास डिफरेंट तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। इस प्रकार से हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अगर मैं अरेंज करता हूं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर है? तो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज करना इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अभी मेरे पास कुछ एग्जांपल्स थे, मैंने अरेंज किया हुआ है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ऊपर मैंने वेवलेंथ लिखा हुआ है, नीचे मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। और वेवलेंथ जो है वो मीटर के अंदर है और फ्रीक्वेंसी है वो सेकंड इनवर्स मींस हर्ट्ज के अंदर है। क्लियर आप लोगों को? तो जरा समझिए मेरे पास इस प्रकार से मैंने क्या किया? अरेंज किया। तो मेरे पास ये वेवलेंथ है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन सी रेंज की होगी? क्लियर आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेडियो वेव्स की। क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद आईआर, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है। क्लियर है? तो कॉस्मिक रेज की अगर वेवलेंथ सबसे कम होती है तो मेरे भाइयों इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आ गई? तो रेडियो वेव की अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए आप लोग सबसे कम होगी। क्लियर है आप लोगों को? ये बात समझ में आई? अच्छा, दिस इज नोन एज द अल्ट्रावायलेट रीजन, 10⁻⁻8 मीटर इनवर्स के आसपास है। दिस इज द इंफ्रारेड, 10⁻⁴ मीटर इनवर्स के आसपास है, मीटर के आसपास है। क्लियर है? तो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रीजन के बीच में, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रीजन के बीच में मेरे पास एक रीजन होता है और उस रीजन को हम लोग बोलते हैं विजिबल रीजन। कौन सा रीजन? विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन के अंदर आपको पता है 7 तरह के कलर होते हैं जिसको हम लोग विबग्योर से डिनोट करते हैं, VIBGYOR, दिस इज द विबग्योर। क्लियर है? तो यहां पर भी मैंने इन कलर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ अरेंज किया हुआ है। क्लियर आप लोगों को? तो आपको पता चल गया होगा ऐसा कौन सा कलर है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और जब इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे क्या होगी? कम होगी। वहीं पर आप बात करें वॉयलेट कलर की, तो वॉयलेट का बेटा यहाँ पर क्या होगा? वेवलेंथ सबसे कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जितने भी हमारे डेंजर खतरनाक चीजें होती हैं वहां पर रेड कलर का सिग्नल लगाया जाता है। रेलवे लाइंस के अंदर भी जो ट्रैक पे जो लाइटें लगी होती है, रेड कलर ज्यादातर सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो उसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ये हमें दूर से दिखाई दे जाता है कि वहां पर कोई खतरे का निशान है। इस प्रकार से डेंजर साइन के ऊपर हमेशा रेड कलर की लाइट्स लगाते हैं या रेड कलर्स को शो करते हैं, रेड कलर से शो करते हैं। क्लियर आप लोगों को? तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, इसकी बात हम लोगों ने आपके साथ की। इसके कुछ क्वेश्चंस है, मैं आप लोगों को पीडीएफ के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोगों को जरा उनको देखना है। क्लियर है? ओके, थैंक यू। दोबारा से आप लोग अगर मैं एक बार बताऊं तो फिर देख लीजिए, न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्बडा एंड लैम्बडा या न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्बडा। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है? ये दो रिलेशनशिप हम लोगों ने पढ़े, इनको ध्यान से देखना, इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोगों को आने चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू। ओके।